नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉइल साइंस का एमसीक्यू का 7वां लेक्चर। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले बता देता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपको यहाँ पर दिए गए जो सभी सब्जेक्ट्स हैं, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको विधिवत तरीके से पढ़ाए जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा बाइलिंगुअल भाषा में पढ़ाया जाएगा, साथ में आपको इसका पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपए का पेमेंट करके आप इसको परचेज कर सकते हो। बाकी अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है वो सभी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ सॉइल कोलाइड कॉल्ड एंड व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज डज इट प्रीडोमिनेंटली कंटेन ऑन इट्स सरफेस। कह रहा है कि मृदा कोलाइड के व्यक्तिगत कण को क्या कहा जाता है और इसकी सतह पर मुख्य रूप से किस प्रकार का विद्युत आवेश होता है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा सा पूछा जा रहा है। आपको केवल केवल इतना बताना है कि जो सॉइल कोलाइड होता है, सॉइल कोलाइड का जो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, आपको समझना है कि जो सॉइल कोलाइड होता है बेटा, ये क्या होता है कि ढेर सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो सॉइल कोलाइड है जो कि ढेर सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उस पार्टिकल को कहते क्या है। इंडिविजुअल जो पार्टिकल होता है उसको क्या कहा जाता है, यही चीज यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है मिसेल, क्लॉड, पेडोन और सोलम। और बाकी चार्ज पूछा जा रहा है कि ये जो मिसेल होता है इसके ऊपर किस तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। इसी का जवाब आपको यहाँ पर देना है। चलिए देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो बेटा हम यहाँ पर देखेंगे किसके बारे में। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो सॉइल कोलाइड होता है इसके इंडिविजुअल पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम मिसेल बोलते हैं और ये निगेटिव चार्ज होता है। आप लोगों ने मुझसे जब सॉइल साइंस पढ़ी होगी अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स में, तब मैंने आपको बताया था कि इसमें जो सॉइल कोलाइड होता है, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए ढेर सारे जो पॉजिटिव चार्ज वाले जो एलिमेंट होते हैं ये इसी सॉइल कोलाइड पर आकर चिपक जाते हैं। ये मैंने आपको सॉइल कोलाइड जब पढ़ा रहा था सॉइल साइंस में, तो मैंने वहां पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बेटा और कुछ भी बातें, कुछ कुछ बातें दी गई हैं। प्लस और माइनस हटा देते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। जो क्लॉड होता है जिसको हम हिंदी में ढेला कहते हैं, आखिर ये क्लॉड या फिर ढेला होता क्या है, इसको समझना बेटा। अगर कोई भी ऐसा सॉइल का पार्टिकल है, सॉइल का पार्टिकल तो हम नहीं कहेंगे, कुल मिला के आप ऐसे समझो कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया कोहेरेंट मास ऑफ सॉइल पार्टिकल जिसका डायमीटर कितना होता है, जिसका डायमीटर 2 से लेके 200 मिलीमीटर तक होता है, उसको हम क्लॉड बोलते हैं। इसके अलावा फिर पेडॉन देख लेते हैं। पेडॉन क्या होता है? पेडॉन की बात करते हैं तो ये बेटा होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉइल पार्टिकल दैट कैन कॉल्ड सॉइल, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट वॉल्यूम होता है सॉइल का जिसको हम सॉइल कह सकते हैं। अगर इसके नीचे जाएंगे तो हमको या तो फिर न्यूट्रिएंट मिलने लगेंगे, ह्यूमस मिलने लगेगा, सॉइल कोलाइड मिलने लगेगा, हम प्रॉपर सॉइल नहीं बोल पाते हैं। तो पेडॉन जो होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसका? सॉइल का। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है सोलम। सोलम आप लोग जानते होंगे कि ए और बी होराइजन जो होता है, जब इन दोनों को कंबाइंड रूप से हम बोलते हैं तो उसको हम सोलम बोलते हैं। समझ गए यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर हमको मैच करने के लिए दिया गया है, यहाँ पर एलिमेंट दिए गए हैं और यहाँ पर क्या दिया गया है, उनके फंक्शन और उनके फैक्ट्स दिए गए हैं। हम एक एक करके पढ़ेंगे और इसको फिर मैच करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या लिख रहा है। सबसे पहले लिख रहा है कि रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट फॉर ड्रॉट टॉलरेंट इन शुगर बीट। शुगर बीट में ड्रॉट टॉलरेंट लाने का कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, यही चीज यहाँ पर पूछी जा रही है। तो आपको याद रखना है कि जो सोडियम होता है, सोडियम जो हम अपने खेत में डालते हैं तो इसकी वजह से चुकंदर के अंदर सूखे के प्रति सहनशील क्षमता उत्पन्न होती है। समझ गए यहाँ तक बात? इसके अलावा क्या है? एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
विटामिन B12, विटामिन B12 को हम साइनोकोबालामाइन बोलते हैं, और इसमें आपको याद रखना है कोबालामाइन से कोबाल्ट याद रख लेना है, समझ गए। तो ये जो दूसरा है ये सी पर चला जाएगा। इसके अलावा क्या है, एब्जॉर्ब एज मोलिब्डेट एंड एसेंशियल फॉर नाइट्रेट रिडक्टेज। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो राइजोबियम होता है जो कि दलहनी फसलों के अंदर पाया जाता है, ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लाकर अपने जड़ों में स्थिरीकरण करता है और फिर बाद में इसको पौधे उपयोग करते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर जो ये बेटा मोलिब्डेनम होता है, मोलिब्डेनम को पौधे मोलिब्डेट के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, और इसके अलावा ये नाइट्रोजन जो नाइट्रेट रिडक्टेज होता है उसके लिए भी ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मोलिब्डेनम एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए दलहनी फसलों की जड़ों में होना जरूरी होता है, समझ गए। तो यानी कि जो ये तीसरा है ये किस पे चला जाएगा, तीसरा जो है बेटा ये चला जाएगा डी पर, समझ गए यहां तक बात। इसके अलावा अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला है एब्जॉर्ब्ड एज मोनोसेलेसिक एसिड एसेंशियल फॉर राइस एंड मेज। मोनोसेलेसिक एसिड के रूप में अवशोषित होता है और चावल और मक्के के लिए आवश्यक होता है। तो चावल और मक्के के लिए सिलिकॉन की मात्रा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सिलिकॉन एक तरीके का बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट होता है। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं अगर इनकी कमी हो जाएगी तो हमारे पौधे पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये मिल जाता है तो हमारा पौधा क्या होता है, हमारा पौधा और अच्छे से ग्रो करता है, यानी कि सोने पे सुहागा हो जाता है, समझ गए। सोना तो वैसे चमकदार है, उस पर सुहागा लगा देंगे तो और चमकदार हो जाएगा। बस केवल वही इतना चीज होता है, जैसे खाने में अचार का काम होता है, बिल्कुल उसी तरीके से बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट कुछ काम में आते हैं। तो ए किस पे जा रहा है, ए जा रहा है फोर्थ पर, ए फोर्थ पर यहाँ जा रहा है और ए फोर्थ पर यहाँ जा रहा है, यानी कि बी गलत हो गया और ए भी गलत हो गया। फिर बी देख लेते हैं क्या किस पे जा रहा है, बी जा रहा है फर्स्ट पर, यहाँ पर बी फर्स्ट में जा रहा है, यहाँ पर बी सेकंड में जा रहा है, ये हो गया गलत। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए बेटा यहाँ तक बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैट क्ले। कैट क्ले की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, हमको देखना है और बताना है कि गलत कौन सा। चलिए देख लेते हैं। कैट क्ले कंसिस्ट ऑफ क्ले सल्फेट कंपाउंड दैट शाइन यूजुअली लाइक ए कैट आई। जो कैट क्ले होता है इसमें क्ले सल्फेट यौगिक होते हैं जो कि बिल्ली की आंखों के जैसे दिखते हैं, जैसे बिल्ली की आंखें भूरी भूरी होती हैं उसी के जैसे ये कैट क्ले होती है। ये बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात इस स्टेटमेंट में नहीं है। इसके अलावा क्या है, कह रहा है कि वेट कैट क्ले सॉइल हैव ए हाई अमाउंट ऑफ सल्फर इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। ये बात जो कह रहा है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखो बेटा लिखा है गीली कैट क्ले। अगर कैट क्ले गीली है तो गीली है यानी कि उसके अंदर पानी है, और अगर उसके अंदर पानी है तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर पानी जाएगा तो ऑक्सीजन निकल जाएगा। मैंने आपको कई बार बताया है कि मिट्टी में अगर पानी हम भरेंगे तो ऑक्सीजन घटने लगता है। ये बिल्कुल स्वाभाविक चीज होती है, क्योंकि जो पानी होता है वो माइक्रो और मैक्रोपोर सब में भरने लगता है मिट्टी के। इसी वजह से जहां पर ऑक्सीजन रह रहा होता है उसकी जगह पानी आके ले लेता है, तो ऑक्सीजन वहां से निकल जाता है। और बेटा जब ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में रहेगा कैसे, मतलब वही वाली हाल हो गई कि नमक है ही नहीं तो बिना नमक के तो नमक वाली खिचड़ी कैसे बनाएंगे, जो चीज है ही नहीं वो होगा कैसे। तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में नहीं होता है। ये किस फॉर्म में रहता है बेटा, ये रिड्यूस फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में रहता है। इसके अलावा क्या है, अपॉन बीइंग ड्रेन्ड these soil become extremely alkaline due to the formation of sodium hydroxide। कह रहा है कि जल निकासी होने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण के कारण ये मिट्टी अत्यधिक क्षारीय हो जाती है। ये बात जो कह रहा है बेटा ये भी बात गलत हो जाएगी। ये बात क्यों गलत हो जाएगी इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। कह रहा है कि बीइंग ड्रेन्ड यानी कि जल निकासी जब हो जाएगी तो अब जैसे कैट किले के अंदर से जल निकासी होगी तो जल निकासी होने के बाद क्या होगा, वहां पर ऑक्सीजन आ जाएगा। जहां पर पहले जल था वहां पर स्वाभाविक सी बात है कि ऑक्सीजन आएगा। तो जब बेटा ऑक्सीजन आएगा
तो ऑक्सीजन जब आएगा तो सल्फर क्या होगा, सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। क्या बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, और इसी सल्फ्यूरिक एसिड बन जाने की वजह से क्या हो जाता है, मिट्टी जो होती है वो एक्सट्रीमली एसिडिक हो जाती है। कैसी हो जाती है, एक्सट्रीमली एसिडिक हो जाती है। समझ गए यहां तक बात। और यहाँ पर एल्कलाइन लिख रहा है, ये बात गलत हो जाएगी। जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा तो सल्फर जो होता है वो उसको क्या बना देगा, वो उसको बेटा सल्फर के साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेगा, ऑक्सीडेशन होगा, और इसके बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। समझ गए यहां तक बात। तो हमको यहाँ पर गलत खोजना था, हमने खोज लिया दूसरा और तीसरा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक, किसी को कोई कंफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द सीक्वेंस ऑफ ए बी सी होराइजन कंबाइंड इज नोन एज सोलम और ट्रू सॉइल। कह रहा है संयुक्त ए बी सी संसूत्रों के क्रम को सोलम या फिर सख्त मृदा के रूप में जाना जाता है। ये बात जो कह रहा है बेटा वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सोलम होता है बेटा, सोलम हम किसे कहते हैं, याद रखना, जो सोलम होता है ना, सोलम हम कहते हैं ए प्लस बी होराइजन को। फिर सवाल ये उठता है कि अगर ए बी सी होराइजन तीनों रहेगा तब इसको क्या बोलेंगे, तब इसको हम बेटा बोलते हैं रिगोलिथ। क्या बोलते हैं इसको, तब हम इसको रिगोलिथ बोलते हैं। समझ गए। रिगोलिथ refers to any soil of the ozonal order without definite genetic horizon। से कह रहा है कि रिगोलिथ बिना किसी निश्चित आनुवांशिक संस्तर वाले अजोनल क्रम को किसी भी मिट्टी को संदर्भित करता है। इस तरीके की चीज जो होती है वो रिगोलिथ को नहीं कहा जाता है। रिगोलिथ में तो प्रॉपर ए बी सी होराइजन तीनों को मिला के कहा जाता है। लेकिन अगर हमको होराइजन पता ही नहीं चल पा रहा है कि ए कहाँ पर है, बी कहाँ पर है और सी होराइजन कहाँ पर है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे उसको, उस कंडीशन में हम इसको रिगोलिथ नहीं कहते हैं, अपितु रिगोलिथ की जगह पर हम क्या लिख देंगे, हम रिगोलिथ की जगह पर लिख देंगे रिगोसॉल। क्या कहते हैं उसको बेटा, उसको हम रेगोसॉल बोलते हैं। तो ये बात हो गई गलत, असर्सन सही था, ठीक। असर्सन जो था ये भी गलत ही था, असर्सन भी फॉल्स था और इसके अलावा रीजन भी फॉल्स था। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, ए ट्रू, आर फॉल्स, बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के था, नहीं तो अधिकतर क्वेश्चन क्या होते हैं, असर्सन सही होता है तो रीजन ट्रू हो जाता है और रीजन सही होता है तो असर्सन ट्रू हो जाता है। इस तरीके से कई बार मैंने क्वेश्चन पूछ रखा था तो मेरा भी दिमाग उसी तरीके से चल रहा था। लेकिन एग्जाम में बेटा ऐसे नहीं होता है, कई बार मामला आगे पीछे भी हो जाता है, तो इस चीज को भी आपको कायदे से ध्यान में रखते हुए चलना है। समझ गए यहाँ तक बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है which of the following pair of nutrient deficiency and its corresponding plant disease is incorrectly matched। कह रहा है कि पोषक तत्वों की कमी और उसके संबंधित पादप रोग का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से सुमेलित है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बस केवल हमको इतना बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है। यानी कि जिंक की कमी से खैरा रोग होता है, ये तो एलकेजी यूकेजी का बच्चा बता देगा, अगर एग्रीकल्चर में वो है तो वो बता देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा क्या है, कॉपर की कमी से रिक्लेमेशन डिजीज होता है। रिक्लेमेशन जो डिजीज होती है ये कॉपर की कमी से ही होता है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा कॉपर की जब कमी होती है बेटा तो डाई बैक डिजीज भी आपको देखने को मिलता है, इसको भी आपको याद रखना है, तो ये भी सही हो गया। इसके अलावा क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम की जब कमी होती है तो ब्लॉसम एंड रॉट ऑफ टोबैको लगता है, टोमेटो लगता है। ये बात जो है ये भी बिल्कुल सही है और बहुत बार ये चीज एग्जाम में पूछी गई है। तो हमारे तीनों की तीनों अगर लाइन से सही हो गए तो चौथा गलत हो जाएगा, इसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं है। हम चौथे पे लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, हम पढ़ेंगे नहीं।
लेकिन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि फॉस्फोरस से कह रहा है कि सैंड डाउन डिजीज ऑफ टोबैको होता है, बिल्कुल गलत है। सैंड डाउन डिजीज जो होता है बेटा, ये मैग्नीशियम की कमी से होता है। किसकी कमी से? मैग्नीशियम की कमी से होता है। बाकी जो फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस की कमी से सिकल लीफ डिजीज होता है। क्या होता है बेटा? सिकल लीफ, सिकल लीफ डिजीज आपको देखने को मिलता है। समझ गए यहां तक बात? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ड्यू टू द सीवियर डिफिशियंसी ऑफ ए सिंगल एलिमेंट the life cycle of a plant cannot be completed because of this absolute dependency, which element is biologically termed as the key of life। एक ही तत्व की गंभीर कमी के कारण पौधे का जीवन चक्र पूर्ण नहीं हो सकता है। इस पूर्ण निर्भरता के कारण किस तत्व को जैविक रूप से जीवन की आवश्यक कुंजी कहा जाता है? की ऑफ लाइफ। की ऑफ लाइफ कहने का सीधा सीधा यहाँ पर तात्पर्य होता है बेटा कि अगर इस न्यूट्रिएंट की कमी हो गई तो जो हमारा पौधा है, इस पौधे के अंदर ना तो पॉलन का जर्मिनेशन होगा, ना इसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा, ना ही इसके अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ होगा। ये तमाम चीजें इसके अंदर नहीं होंगी। तो वो कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि जो फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस को हम की ऑफ लाइफ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एटीपी में इसका काम लगता है, एडीपी में काम लगता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। इसके अलावा जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड, इसको भी बनाने में इसका काम लगता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो वेजिटेटिव लाइफ साइकिल इसकी होती है उसको कंप्लीट करने में भी इसका रोल होता है, और रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल को भी कंप्लीट करने में इसका रोल होता है। समझ गए? इसके अलावा बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है पोटेशियम। पोटेशियम की अगर हम बात करें तो पोटेशियम क्या करता है? पोटेशियम स्टोमेटा रेगुलेशन का काम करता है। क्या करता है बेटा? स्टोमाटा स्टोमाटा रेगुलेशन का काम ये करता है। इसके अलावा डिजीज रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, डिजीज रेजिस्टेंस भी ये प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बेटा लोहे की बात करते हैं तो लोहा क्या करता है? ये ऑक्सीजन के कैरियर के रूप में काम करता है। यानी कि हमारा जो खून होता है उसके अंदर ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करता है। यहां तक मामला सेट हो गया। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन याद रखना कि एक तो बेटा ये ऑक्सिन जो हार्मोन है ना, उसके सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है ना, वेजिटेटिव ग्रोथ, इसको भी करने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर कुछ टर्म दिए गए हैं और यहाँ पर उनके डेफिनेशंस दी गई। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है? आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड कॉम्पैक्ट कोहेरेंट मास ऑफ सॉइल 2 से 200 मिलीमीटर के आसपास। इसको तो अभी मैंने बताया था कि जो कॉम्पैक्ट कोहेरेंट मास होता है सॉइल का, उसको हम बेटा क्लॉड बोलते हैं। चैनल फिल्ड विथ ऑर्गेनिक मैटर बाय अर्थवर्म, यानी कि केचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थ से जो भरा चैनल होता है उसको बेटा हम क्या कहते हैं? उसको क्रोटोविना बोलते हैं। इसके अलावा सॉइल ऑफ एजोनल ऑर्डर विदाउट डेफिनिट जेनेटिक होराइजन, अगर इस तरीके से होता है तो उसको रेगोसोल बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया था। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा बेटा यहाँ पर कैलीचे लिखा गया है। कैलीचे इस पे चला जाएगा। लेयर सीमेंटेड बाई सेकेंडरी कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बिल्कुल सही बात। तो एक इस पे चला जाएगा बेटा, ए चला जाएगा थर्ड पर, ए यहाँ पर थर्ड में जा रहा है और ए यहाँ पर थर्ड में जा रहा है, यानी कि बी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। बी किस पे जाएगा? बी फोर्थ पर जा रहा है। बी यहाँ पर फोर्थ में जा रहा है, यहाँ पर बी फर्स्ट में जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आयरन एंड मैग्नीज इन प्लांट सिस्टम। पादप प्रणालियों में लोहा और मैग्नीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आयरन एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर लेग हीमोग्लोबिन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस। श्वसन की क्रिया के दौरान लोहा जो होता है वो ऑक्सीजन के वाहक के रूप में काम करता है, बिल्कुल सही है। इसीलिए अगर किसी को एनीमिया होता है, अगर आयरन की कमी होती है, तो आयरन की कमी होने वाले व्यक्तियों को अगर ज्यादा काम दोगे तो जल्दी थक जाते हैं। क्यों जल्दी थक जाते हैं? क्योंकि बेटा ऑक्सीजन की उनके आयरन की कमी है, और आयरन अगर कम होगा तो ज्यादा वो ऑक्सीजन डिलीवर नहीं कर पाएगा जहां पर ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो एनर्जी टूटेगी नहीं। जब एनर्जी टूटेगी नहीं तो पौधे तो हमारी भुजाओं को एनर्जी मिलेगी नहीं, इस वजह से जल्दी थक जाते हैं। तो आयरन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंसंट्रेशन नहीं बना पाते, लंबे समय तक पढ़ नहीं पाते हैं, तो बेटा एक बार अपना आयरन चेक करवाना। आयरन सही हो जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। समझ गए? आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या कह रहा है। इन मैग्नीज डिफिशियंसी बोथ द प्रिंसिपल वेन एंड द स्मॉलर वेन्स रिमेन डिफिशिएंटली ग्रीन। कह रहा है मैग्नीज की कमी में मुख्य सिराएं और छोटी सिराएं दोनों स्पष्ट रूप से हरी रहती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये जो छोटी सिराएं होती है और मुख्य सिराएं जो होती हैं पत्तियों की, वो तो हरी रहती हैं, लेकिन उनके बीच वाली जो जगह होती है वो कैसी हो जाती है, वो धीरे धीरे उसके अंदर क्लोरोसिस देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है मैग्नीज टॉक्सिसिटी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग क्रिकल लीफ ऑफ कॉटन। कह रहा है कि कपास में क्रिंकल लीफ के कारण सीधे तौर पर मैग्नीज की विषाक्तता होती है। बिल्कुल सही है। अगर मैग्नीज की अधिकता हो गई तो क्रिकल लीफ आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि हमको यहाँ पर सही खोजना था और तीनों बातें सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बेटा यहाँ तक? किसी को कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेवल एज असर्शन एंड अदर एज रीजन। कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ कॉपर इज एसेंशियल टू प्रोवाइड डाई बैक एंड रिक्लेमेशन डिजीज इन सिट्रस क्रॉप। कह रहा है कि खट्टे सिट्रस फसल में डाई बैक और रिक्लेमेशन रोग को रोकने के लिए तांबे का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। कॉपर जो होता है एक तो डाई बैक रोकता है और रिक्लेमेशन डिजीज जो सिट्रस में लगता है उनको रोकता है। मैंने दोनों चीजें अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है कॉपर एक्ट एज ए एसेंशियल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लास्टोसाइनिन ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ये बात जो कही जा रही है बेटा ये भी सही है, क्योंकि जो कॉपर होता है, कॉपर एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है प्लास्टोसाइनिन के। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये दोनों के दोनों सही हो गए। अब जब दोनों सही हो जाते हैं तो मैंने कहा है कि ऑप्शन नंबर ए और बी लगाने से पहले एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से सोचना पड़ता है। यहां पर कह रहा है कि अगर हम एप्लीकेशन कर देते हैं कॉपर का तो डाई बैक डिजीज और रिक्लेमेशन डिजीज सिट्रस में नहीं लगता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में यहाँ पर बात नहीं करी गई है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर बोला जा रहा है कि कॉपर जो होता है एक स्ट्रक्चरल कंपाउंड होता है प्लास्टोसाइनिन का, इसके अलावा ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस का और रेस्पिरेशन का। अगर हमको ये बात यहाँ पर लिखी होती कि डाई बैक इस वजह से होता है क्योंकि कॉपर की कमी की वजह से पौधे के अंदर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होने लगती हैं जिससे डाई बैक होता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट वो नहीं बोल रहा है। यहाँ पर बातें इनडायरेक्ट है, जैसे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, इसके अलावा प्लास्टोसाइनिन नहीं, प्लास्टोसाइनिन का कंपाउंड जो होता है वो चीज होती है। तो अगर मान लो प्लास्टोसाइनिन को हम अलग रख दें, केवल हम दो ही चीजों को देखें, एक तो हम फोटोसिंथेसिस को देख लेते हैं और एक रेस्पिरेशन को देख लेते हैं। तो बेटा आप बताओ कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पौधे के केवल टर्मिनल पोर्शन पर तो होगा नहीं, यानी सबसे नई पत्तियों पर तो होगा नहीं, वो चीज तो पूरे पौधे में कहीं भी हो सकता है। तो अगर कहीं भी हो सकता है तो पौधा ऊपर से मरना क्यों शुरू कर देता है? ऊपर से मरने का सीधा तात्पर्य है कि डाई बैक हो रहा है। सबसे पहले टर्मिनल पोर्शन वाली जो ब्रांचेज हैं ऊपर से सूखना शुरू करती हैं, पूरा पौधा ऊपर से नीचे की तरफ सूखता हुआ आता है। तो इस तरीके की प्रक्रिया तो हो नहीं रही है। जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में जो प्रॉब्लम होगी वो तो पूरे पौधे में कहीं भी हो सकती है, लेकिन मर तो वहां से रहा है। तो डायरेक्टली संपर्क नहीं है, डायरेक्टली ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है,
और ऐसा भी नहीं है कि ये जो रीजन है ये असर्शन को कायदे से एक्सप्लेन कर रहा है। अब इस चीज को आप बताओ कि जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको कायदे से ये बात समझ में आई कि ऐसा है क्यों। अगर वीडियो समझ में आया हो जो मैंने आपको बताया है तो एक बार लाइक करके कमेंट कर देना कि हाँ ये समझ गए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कठिन और सबसे पेचीदा क्वेश्चन था। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, अगर आप आयरन की कमी आपके बॉडी में हो जाएगी, तो आयरन की कमी अगर आपकी बॉडी में हो जाएगी तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाएगा, ठीक, ऑक्सीजन सही से नहीं घुलेगा। अगर मैंने ये कहा कि पहला स्टेटमेंट मैंने बोला, असर्शन बोला कि ऑक्सीजन की कमी से एनीमिया होता है, बिल्कुल सही बात है। तो सॉरी, आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, अगर मैंने रीजन उसका कह देता हूं कि एनीमिया की वजह से आदमी एनीमिया की वजह से आदमी को आदमी दुबला हो जाता है। अगर मान लो मैंने ऐसे बोल दिया, एनीमिया की वजह से आदमी दुबला हो जाता है, तो अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर एनीमिया होगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, एनर्जी नहीं बनेगी, आदमी सही से डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करेगा, कुछ भी सही से काम नहीं करेगा, तो आदमी दुबला पतला हो ही जाएगा, वीक हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टली आयरन उसको दुबला करने में इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करा, मतलब डायरेक्ट नहीं है। एनीमिया हो रहा है फिर ऑक्सीजन कैरियर, अगर वहां पर ये चीज बताया जाता है कि ऑक्सीजन कैरियर नहीं हो रहा है या ऑक्सीजन नहीं ट्रांसफर हो रहा है, तब तो रीजन सही हो जाता है। लेकिन वहां पर ये चीज नहीं कही जा रही है, वहां पर इनडायरेक्ट रूप से बोला जा रहा है, समझ गए। जैसे मैंने मान लो आपको भूख लगी है, अगर आपको रोटी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आपकी भूख आपकी भूख नहीं खत्म होगी। लेकिन अगर कोई कह दे कि आज आपको भूख आज आपने नहीं खाया खाया आप मर गए, ऐसा तो होगा नहीं। मतलब इनडायरेक्ट रूप से वो नहीं है, डायरेक्ट रूप से नहीं है, इनडायरेक्ट रूप से बताया जा रहा है। जैसे मान लो अगर आपको रोटी नहीं मिलेगी तब भी मर जाओगे, चावल नहीं मिलेगा तब भी मर जाओगे, और दाल नहीं मिलेगा तब भी मर जाओगे। अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तब भी मर जाओगे, समझ पा रहे हो। लेकिन अगर आप बोल दो कि नहीं यार, दाल भी एक ही चावल भी एक ही, क्योंकि सबके ना खाने से हम मर ही रहे हैं, तो सब एक चीज तो है नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पर बात कही जा रही है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इसको ध्यान से समझना, तभी समझ में आएगा, नहीं तो बहुत बच्चे ऐसा कमेंट करने वाले हैं कि सर जी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इसको आप ध्यान से समझ लेना, ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा, और क्यों नहीं सही होगा इसको मैंने आपको कायदे से बता दिया है। समझ गए यहां तक बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज केमिकली कैटेगराइज्ड एज ए नॉन मेटल एंड इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर पॉलन जर्मिनेशन एंड द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर विद इन प्लांट। कह रहा है कि किस सूक्ष्म पोषक तत्व को रासायनिक रूप से अधातु के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और यह पौधों के भीतर पराग के अंकुरण यानी कि पॉलन के जर्मिनेशन और शर्करा के स्थानांतरण के लिए नितांत आवश्यक होता है। तो ये न्यूट्रिएंट का नाम है बोरान। बोरान जो जर्मिनेशन होता है, पोलन के जर्मिनेशन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज रिस्पांसिबल फॉर द पोलन जर्मिनेशन। तो इसको आपको याद रखना है, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। पोलन जर्मिनेशन के लिए बोरान जरूरी होता है, समझ गए। इसके अलावा शुगर का जो ट्रांसलोकेशन होता है उसके लिए भी ये जरूरी होता है। यहां तक बात समझ में आई। तो हमारे 10 क्वेश्चन खत्म हुए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप हमारा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पर आपको ये वीडियो दी गई है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को भी आप देख के अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हो तो परचेज